जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस अर्थात कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो सिलेबस है 2024 और 25 का, उन पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोग ये समझेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है, सारा कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि आपका जो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा वो कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपके 70 नंबर आपके लिखित होंगे अर्थात आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका सेंटर जाएगा, आपको परीक्षा देना पड़ेगा। बाकी 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। अगर बात करें कि 100 में से मिनिमम आप कितने नंबर लाएं ताकि आप पास होंगे, तो आपको 100 में से मिनिमम 33 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास माने जाएंगे। उसी तरह अगर बात करें 70 नंबर में, तो 70 नंबर में आपको मिनिमम 23 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास होंगे। उसी तरह अगर बात करें कि जो स्कूल की तरफ से 30 नंबर मिलता है उसमें से मिनिमम कितना मिलना चाहिए, तो मिनिमम 10 मिलना चाहिए। नहीं, 10 के ऊपर अगर आपको मिल रहा है तब आप इसमें पास हैं, अगर आपको 10 से नीचे मिलेगा तो आप पास नहीं हैं। ठीक है, तो इतनी बातें उम्मीद करूँगा आपको समझ में आई होगी। अब आइए थोड़ा सा इसमें सिलेबस पर बात करते हैं। देखिए, जो आपका सामाजिक विज्ञान है ये बेसिकली इसमें 4 विषय हैं। जैसे आपके विज्ञान में 3 विषय था, सॉरी उसमें भी 4 विषय था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण। उसी तरह आपके सामाजिक विज्ञान में भी 4 विषय हैं जिनको हम लोग भागों में बांटे हैं। तो हम पहले भाग की बात करें तो इसमें पहले भाग में है भारत और समकालीन विश्व 2। यहाँ पे दो इसलिए लिखा क्योंकि इसी भारत और समकालीन विश्व 1 ये आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है। अब दूसरा वाला जो है वो आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो भारत और समकालीन विश्व 2 यानी इसी को हम लोग इतिहास के नाम से भी जानते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 20 नंबर यहाँ से प्रश्न करेगा। उसी तरह दूसरे भाग की बात करेंगे तो यानी दूसरा विषय कह सकते हैं, तो अगला है आपका समकालीन भारत 2। इसको हम भूगोल के नाम से भी जानते हैं। इस यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 20 नंबर में प्रश्न पूछेगा। फिर इसी तरह बात करें अगर तीसरे भाग के यानी तीसरे विषय की, तो अगला का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 2, जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 15 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। अगर हम बात करें भाग 4 की, तो इसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र का नाम से भी जानते हैं, और यहाँ से आपके 15 नंबर में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा। अगर इन सब का टोटल करेंगे तो आपका 70 नंबर बनेगा। तो आपके जो रिटन एग्ज़ाम होंगे यानी लिखित परीक्षा जो होगी उसमें आपसे 70 नंबर में प्रश्न किया जाएगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थोड़ा सा ये कक्षा 10 में जो सामाजिक विज्ञान है ये और विषयों की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आइए सभी को हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम शुरुआत करें भाग 1 से यानी इतिहास से बात करें, तो इसके खंड 1 में आपको पहला चैप्टर जो है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आपको इसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जोसेफ मोत्सनी आदि के विचार क्या हैं, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। इनमें इतनी चीज़ों को आप इसमें पढ़ेंगे। उसी तरह अगर बात करें इसमें दूसरे चैप्टर में आप, तो दूसरे चैप्टर में आप भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले, जैसे प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या है, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारों में धाराएं, नमक सत्याग्रह क्या है, और भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है। अब इसमें आपका दूसरा खंड स्टार्ट होता है जिसका नाम है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो इसमें पहला आप पढ़ेंगे भूमंडलीय विश्व बनना। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें जिसको आपको पढ़ना है। और अगला है औद्योगिकीकरण युग, इंडस्ट्रियल ईरा के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप इसमें सीखने वाले हैं। जैसे अगर बात करें भूमंडलीय विश्व बनना, इसमें आप पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी, विश्व अर्थव्यवस्था, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक मंदी, इन सब के बारे में आप इसमें सीखेंगे। और इस वाले में औद्योगिक युग में औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति, उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए व्यापार और व्यापार नहीं बाजार। उसी तरह अगर इसमें हम इतिहास में बात करें खंड 3, तो खंड 3 में आपको पढ़ना है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व के बारे में आपको जानना है। इसमें इतने टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। फिर इसमें आपका इतिहास में लास्ट में आता है मानचित्र। इसमें क्या होता है कि आपको मानचित्र दिया जाएगा, उसमें से
प्रश्न किया जाएगा और उन मानचित्र में आपको क्या करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है और लिखना पड़ता है। तो मानचित्र में क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या आपसे पूछेगा, तो वो सारे टॉपिक यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, मानचित्र से ही संबंधित कुछ और भी टॉपिक है जो आपके यहाँ से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो हैं ये भी आपके मानचित्र में पूछी जाएगी। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट आपको ये ध्यान देना, जैसे जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं, जो नेत्रहीन हैं, उनके लिए मानचित्र में सिर्फ उनसे मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न मौखिक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए मानचित्र नहीं होता है और उनसे सीधा मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करें भाग 2 यानी दूसरे विषय पे बात करें, तो जिसका नाम है भूगोल। भूगोल के खंड पहले की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है संसाधन एवं विकास। इतने टॉपिक हैं जिसमें आपको जो चीज़ें मतलब इसमें इतनी चीज़ों को आपको क्या करना पढ़ना है। फिर इसी तरह इसमें दूसरा चैप्टर आपका है वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी वन जीवों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित संसाधन क्या है उनके बारे में आप इसमें सीखेंगे। फिर अगला इसमें आपको पढ़ना है जल संसाधन के बारे में। तो ये जल संसाधन से संबंधित इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। फिर इसमें अगला आपका आता है कृषि। भूगोल में कृषि ही आता है, कृषि के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसमें फसल वगैरह के बारे में पढ़ना है, कौन सी फसल किस महीने में होती है, क्या सारा कुछ इसमें प्रोसेस होता है, सब कुछ इसमें कृषि में आप पढ़ने वाले हैं। फिर इसी तरह भूगोल में आपका खंड दूसरा आता है, इसमें आप खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में, जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इन सब चीज़ों के बारे में, ऊर्जा वगैरह के बारे में आप इसमें पूरा डिटेल समझने वाले हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपके भौतिक विज्ञान में भी है, भौतिक विज्ञान में भी आप इसमें सीखेंगे। फिर अगला इसमें पढ़ेंगे आप विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में आप इसमें सीखेंगे। इसमें वस्त्र वगैरह उनकी जो कंपनियाँ होती हैं उनके बारे में आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको काफ़ी कुछ सिखा सकती है। फिर इसमें अगला आपका आता है, इसमें आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में आप सीखने वाले हैं। तो उनसे संबंधित कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिवहन वगैरह के बारे में आप इसमें सीखने वाले हैं। इसमें भी आपसे मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। बाकी इसमें भी वही कंडीशन है, जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनसे क्या होगा, मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न मौखिक पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आपका अगला विषय आता है भाग 3, जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसमें अगर बात करें खंड पहले की, तो खंड पहले में आपको पढ़ना है इसमें सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद के बारे में आप सीखेंगे और इनसे संबंधित इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। फिर अगला इसमें आता है दूसरा वाला, जाति धर्म और लैंगिक मसले, इन सब के बारे में आपको सीखना है। काफ़ी कुछ इसमें आप सीख सकते हैं जो कि आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होता है और अपने अंदर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आप इन विषयों को पढ़ के कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब दूसरे इसी में नागरिक शास्त्र में खंड दूसरा, तो इसमें खंड 2 में जो चैप्टर है राजनीतिक दल, इनके बारे में आप सीखेंगे। फिर इसके बाद है लोकतंत्र का परिणाम, ये चीज़ क्या होता है, इनसे संबंधित इतने टॉपिक हैं जो आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इतना टॉपिक ये आगे वाले का ही है। ठीक है, जो भी मैंने आगे बात किया उसी का ये कुछ हिस्सा और है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके सामाजिक विज्ञान में जो चौथा भाग है, यानी आपका जो अर्थशास्त्र है, उसके बारे में यहाँ पे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो इसमें खंड पहले में पहला चैप्टर है आपका विकास से संबंधित चीज़ों को आप सीखेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आप यानी कहने का मतलब, अगर आप अर्थशास्त्र को अगर पढ़ लेते हैं तो मैनेजमेंट के बारे में आप काफ़ी कुछ अनुभवी हो सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना है तो आपके लिए इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स कर लेते हैं तो आप मैनेजमेंट वाला काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगला इसी में आप पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या हैं, उनके बारे में आप सीखेंगे। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ ये टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है। फिर इसी तरह इसमें मुद्रा तथा साख के बारे में आप पढ़ेंगे, यानी मनी वगैरह के बारे में जानेंगे, सब चीज़ कैसे होता है, सारा कुछ इसमें आप सीखेंगे। फिर इसी तरह अर्थशास्त्र में आपका खंड दूसरा आ जाता है। खंड दूसरे का नाम है पहला, इसमें खंड दूसरे का पहला चैप्टर है भूमंडली तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी वैश्वीकरण के बारे में आप इसमें सीखेंगे। वैश्वीकरण क्या है, जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरीके से सारी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो इससे संबंधित ये इतने टॉपिक हैं आपके। फिर उसी तरह लास्ट इसमें आपका लास्ट चैप्टर है
उपभोक्ता अधिकार, तो उनसे संबंधित कुछ ये टॉपिक है, जैसे शोषण वगैरह क्या होता है, इन सब की चीज़ों के बारे में आप इसमें सीखने वाले हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा, मतलब ये चैप्टर नहीं, ये थोड़ा सा विषय जो आपका है सामाजिक विज्ञान, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं तो कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको अर्थशास्त्र वगैरह जो है, इतिहास वगैरह, इनको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन को, यानी आपके जो व्यवहारिक जीवन है उन पे ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और आपके दैनिक जीवन को इम्प्रूवमेंट करते हैं, और आप अपने जीवन को काफ़ी अच्छा बेहतर कर पाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान बहुत ही अच्छा विषय होता है, मैं तो कहूँगा कि बेस्ट है सभी विषयों से, क्योंकि इसमें आप काफ़ी कुछ अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड चीज़ों को आप सीखते हैं। तो उम्मीद करूँगा सारा कुछ हमने जितने भी इसमें बातें की सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो अब इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।